हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। 9 फरवरी को जो है आपका हिस्ट्री का पेपर है। और अगर आपको हिस्ट्री के पेपर से डर लग रहा है तो इस डर को अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि सबसे अच्छा पेपर अगर कोई आपका जाने वाला है तो वो है हिस्ट्री का पेपर। ठीक है, अब कहेंगे कैसे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हिस्ट्री के हम 50 गो लघु उत्तरीय क्वेश्चन बताएंगे। और इससे पहले जो है हमने 30 गो लघु उत्तरीय क्वेश्चन आपको बता करके रखा है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों वो 30 गो क्वेश्चन देखिएगा और ये जो है आज के क्लास का 50 क्वेश्चन देखिएगा। टोटल कितने हो गए? 80 क्वेश्चन हो गए। और वो 80 क्वेश्चन में से जो है आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आइए आज की इस क्लास को जो है हम लोग शुरू करते हैं। बच्चा जी, सबसे पहला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस क्यों मनाया गया। देखिए, मुस्लिम लीग द्वारा जो है मुक्ति दिवस क्यों मनाया गया, क्योंकि मुस्लिमों को लगता था कि कांग्रेस जो है उस पे अधिकार कर ले है, मतलब कांग्रेस वाला लोग जो है मुस्लिम लोग पे कब्जा कैले है। तब कांग्रेस के जो है नेता लोग जो थे वो क्या किए, तब मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिए। तब मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिए तो मुस्लिम वाला लोग जो है खुश हो गया। और खुशी के कारण जो है उन्होंने 22 दिसंबर 1939 को जो है मुक्ति दिवस मनाया कि हम कांग्रेस से जो है मुक्त हो गए। तो अब आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस क्यों मनाया गया। तो मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस इसलिए मनाया गया क्योंकि कांग्रेस के लोगों ने जो है मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। और मुस्लिम लीग के लोगों को लगता था कि यही कांग्रेस के लोग हम लोगों को जो है अधिकार करके कब्जा में रखे हुए हैं। अब ये मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिए तो हम लोग मुक्त हो गए, आजाद हो गए। तो इसी कारण उन्होंने 22 दिसंबर 1939 को जो है मुक्ति दिवस मना लिया। ठीक है, आइए क्वेश्चन है बच्चा जी कि भारत के विभाजन को प्रेरित करने वाले 2 कारण बताइए। मतलब भारत जो है बट गया, विभाजन मतलब कि बट गया, भारत जो है बट गया भारत और पाकिस्तान में। आखिर ये 2 कौन मेन कारण था जिसके कारण भारत और पाकिस्तान बंट गया। तो उसका पहला कारण था हिंदू मुस्लिम में सांप्रदायिकता। मतलब हिंदू मुस्लिम जो है अपने धर्म को लेकर जो है लड़ते रहते थे। तो ये जो है पहला कारण था कि हिंदू मुस्लिम में सांप्रदायिकता जो है बढ़ती चली गई, कि वो कहेगा कि हमर धर्म जो है अच्छा है, वो कह रहा था हमर धर्म अच्छा है। तो इसी के कारण भारत का विभाजन हुआ। दूसरा कारण था मुस्लिम लीग की पृथक मांग। दूसरा कारण था मुस्लिम लीग के लोग जो है मांग कर रहे थे कि मेरा जो है अलग देश बनाया जाए। तो ये भी जो है कारण रहा। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा कि भारत के विभाजन के 2 कारण बताइए, तो आप क्या बताएंगे। पहला, हिंदू मुस्लिम में सांप्रदायिकता का लगातार बढ़ना, और दूसरा कि मुस्लिम लीग के लोगों द्वारा एक अलग देश का मांग करना। ठीक है, 2 कारण। आइए बच्चा जी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो है करते हैं। क्वेश्चन जो है सब आसान है, आपको पहले भी हमने बताया। देखिए क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की जो है 2 प्रमुख विशेषता बताइए। भारत का संविधान जो है दुनिया का सबसे जो है बड़ा और सबसे अच्छा संविधान है। ठीक है, लेकिन इसकी 2 कौन कौन सी विशेषता है जो इसको और खास बनाती है, आपको पता है। तो आप बताइएगा कि सर भारतीय संविधान की जो है प्रमुख विशेषताओं में पहला है धर्मनिरपेक्षता। पहला क्या है? धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता क्या है? तो जब सभी धर्मों को जो है कोई देश में सम्मान मिलता है, उनको आदर किया जाता है, उनको समान अधिकार दिया जाता है, तो उसे धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। यानी किसी भी धर्म जाति में जब विभेद नहीं किया जाता है तो उसे धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। तब भारत के संविधान की पहली विशेषता यही है कि भारत के संविधान जो है धर्मनिरपेक्ष वाला संविधान है। यानी यहाँ पे कोई भी धर्म के लोग जो है अपने मन अनुसार कोई भी काम कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है बाबू संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था क्या है? तो केंद्र और राज्यों के बीच जो है शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच जो है शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है, जिससे कोई भी देश जो है एकदम आराम से धीरे धीरे विकसित हो सकता है। तो अब बता सकते हैं कि भारतीय संविधान की 2 प्रमुख विशेषता कौन सा है? आप कहेंगे पहला है सर धर्मनिरपेक्षता और दूसरा है संघीय व्यवस्था, है कि नहीं?
चलिए बच्चा जी, आपको क्या पता है कि ये वीडियो जो है रात के 2 बजे शूट हो रहे हैं, और हम आपको बता दें कि 5 तारीख से लेकर के जो है 7 तारीख तक आदमी सोया नहीं है। आज 8 तारीख हो गया, बस आप लोगों के बेहतर रिजल्ट के लिए। ठीक है, बस आप लोग रिजल्ट के बाद भूलिएगा मत। ठीक है, आइए क्वेश्चन है कि चौल इमारतों को समझाइए। बच्चा जी क्वेश्चन है कि चौल इमारतों को समझाइए। चौल इमारत क्या था? जैसे शहर में आप कभी गए हैं, शहर में देखते होंगे तो 20 तल्ला 100 तल्ला जो है घर होता है। गांव में तो 1 तल्ला 2 तल्ला जेकर बन जाता है एकदम ऐसे चलता है, लेकिन शहर में जो है 100 तल्ला के घर रहता है। तो ये चौल इमारत क्या है? तो चौल इमारत मुंबई की जो है विशेष आवासीय इमारत थी। क्या थी? आवासीय मतलब रहने वाला इमारत थे। तो मुंबई की विशेष आवासीय इमारत थी चौल इमारत। चौल जो है यहाँ पे गलत लिखा गया है, चौल ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो चौल इमारत जो है मुंबई की एक आवासीय इमारत थी जिसमें मजदूर वर्ग के लोग जो है रहते थे, और इनमें छोटे छोटे कमरे हुआ करते थे। कितना के? 10 बाई 12 के जो है कमरे, यानी 10 चौड़ाई और 12 लंबाई कमरा का होता था, और उसी में शौचालय मतलब बाथरूम था, और उसी में सभी सुविधाएं होती थी। औद्योगिकरण के कारण जो है शहरों में जनसंख्या बढ़ने के कारण जो है इसका विकास हुआ था। आपको नहीं समझ में आया ना? आइए समझाते हैं। चौल इमारत जो है एक बहुमंजिला जो है बिल्डिंग था, मकान था, जिसमें मजदूर वर्ग के लोग जो है रहते थे, जो मजदूरी करते थे। एक ही जो है बड़ा सा बरामदा होता था, रूम होता था, जिसका जो है लंबाई चौड़ाई 10 गुने 12 होता था। और उसी रूम में रहना है, खाना है, उसी में छोटा सा बाथरूम था, और उसी में सब व्यवस्था था। ठीक है, और गलियारा होता था। गलियारा देखे हैं कि नहीं देखे हैं? जैसे कोई घर बनाता है तो जो देखिएगा, इस सामने एगो गली ऐसे है, आ सबके एक रूम है, फिर ई रूम है, फिर ई रूम है, फिर ई रूम है, आ एगो ऐसे ई जाए वाला रास्ता है। ठीक है, तो ऐसे ही था चौल इमारत, और बहुमंजिला थी, मतलब बहुत सारा तल्ला था, 20 तल्ला 25 तल्ला ऐसे होता था। अब आप उत्तर बता देंगे कि चौल इमारत क्या थी? तो चौल इमारत जो है एक बहुमंजिला मकान होती थी जिसमें मजदूर वर्ग के लोग रहते थे, जिसमें छोटे छोटे कमरे थे, और उस कमरा में ही जो है रहने, खाने और शौचालय की व्यवस्था थी। ठीक है, इसमें मजदूर वर्ग के लोग रहते थे, और चौल इमारत इसलिए बनाया गया था क्योंकि जो है शहर में जमीन कम था और रहने वाले लोग ज्यादा थे, इसीलिए चौल इमारत बनाया गया था कि 20 तल्ला 50 तल्ला बना दो, इसी पे आदमी रहेगा। ठीक है, आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे है बच्चा जी कि 1929 ईस्वी में आयोजित कांग्रेस और लाहौर अधिवेशन, 1929 ईस्वी में आयोजित कांग्रेस और लाहौर अधिवेशन किन 2 कारणों से जो है महत्वपूर्ण माना जाता है? मतलब आपको पता है, आपसे कहेगा कि सर कांग्रेस अधिवेशन या लाहौर अधिवेशन जो है कब हुआ था, तो आप कहिएगा 1929 में। लेकिन इस जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, उसका जो है 2 कारण बताइए कि किस कारण से ये लाहौर अधिवेशन जो है महत्वपूर्ण था। ठीक है, तो पहला कारण बताएंगे कि लाहौर अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इसमें पूर्ण स्वराज की मांग घोषणा की गई थी, और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का जो है निर्णय लिया गया था। इस अधिवेशन में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को निर्णायक दिशा प्रदान की गई। आपको याद नहीं हुआ? आइए जी हम याद करवाते हैं। 1929 में कांग्रेस ने जो लाहौर अधिवेशन आयोजित किया था, उसका 2 जो है मेन कारण था। ठीक है, पहला जो है कारण था कि इसमें जो है पूर्ण स्वराज की मांग करती है सरकार। ठीक है, कि पूर्ण स्वराज हो, और दूसरा उसी लाहौर अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी को जो है हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। तो 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस के रूप में जो है मनाया गया। ठीक है, चलिए अब जो है भारत छोड़ो आंदोलन के 2 कारण बताइए। आपको पता है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा, ऑब्जेक्टिव में आपका क्वेश्चन बन के तैयार है। ठीक है, आइए भारत छोड़ो आंदोलन के 2 कारण बताइए। तो पहला कारण रहा भाई कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को बिना सहमति शामिल करना, और दूसरा कारण था क्रिप्स मिशन की जो है असफलता। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 2 कारण थे। भारत छोड़ो आंदोलन के जो है 2 कारण था। पहला कारण
कि अंग्रेजों जो है बिना भारत से पूछे भारत के लोगों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया सपोर्ट के लिए। और दूसरा कारण था कि भाई क्रिप्स मिशन जो है क्या हो गया, असफल हो गया, जिसके कारण जो है लोगों में असंतोष पैदा हुई और लोगों ने क्या कर दिया, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर दी। ठीक है बाबू, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे है बच्चा जी कि किन्हीं दो स्मृतियों के नाम बताइए। स्मृतियां क्या होती है? स्मृतियां जिनको हम लोग देख करके पुरानी चीजों को याद करते हैं। तब स्मृतियां जो है प्राचीन भारतीय जो है क्या है, धर्म ग्रंथ है। तब कोई दो गो स्मृति के नाम बतावेला है, एगो के बताइएगा मनुस्मृति और एगो के बताइएगा याज्ञवल्क्य। ठीक है, तो स्मृतियां क्या है, तो स्मृतियां जो है भारतीय धर्म ग्रंथ है। और दो गो मनुस्मृति, दो गो पूछा है स्मृतियां, तो एगो बताइएगा मनुस्मृति और दूसरा जो है याज्ञवल्क्य। ठीक है, चलिए मगध साम्राज्य के उदय के दो महत्वपूर्ण कारण बताइए। मगध साम्राज्य उदय हुआ उसके दो गो जो है इंपॉर्टेंट कारण बताने हैं। तो देखिए मगध साम्राज्य के उदय के कारणों में इसकी भौगोलिक स्थिति है और दूसरा शक्तिशाली शासक था। ठीक है, आप क्या कहेंगे कि मगध राज्य के उदय में पहला जो कारण रहा भौगोलिक स्थिति और दूसरा था शक्तिशाली शासक। बात समझ गए? चलिए कि मगध साम्राज्य का उदय हुआ सर भौगोलिक स्थिति के कारण और उसका जो राजा था वो शक्तिशाली था, इसी के कारण जो है मगध साम्राज्य का उदय हो गया। आगे आप जो है और लिखना चाहेंगे तो उपजाऊ भूमि थी, लोहे की उपलब्धता थी और कुशल प्रशासन ने मगध को राजनीतिक और सैन्य रूप से जो है मजबूत कर दिया। इससे मगध साम्राज्य जो है ऊपर आ गया। ठीक है लड्डू, आप सभी को जो है दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है? ठीक है, चलिए क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे आएंगे, क्वेश्चन जो है देखिएगा। चलिए जी, क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति एवं निर्वाण स्थल के जो है नाम बताइए। किसी को पता है? महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति जो है पीपल के पेड़ के नीचे हुआ था। आपको भी पता है महात्मा बुद्ध ने बोधगया में जो है पीपल के वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान प्राप्त किया था और उन्हें महापरिनिर्वाण जो है कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। सबको पता है, ये तो आसान क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध को जो है बोधगया में जो है पीपल के वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उनका जो है निर्वाण स्थल यानी महापरिनिर्वाण जो है कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है ना रे। आइए कार्बन 14 विधि क्या है? तो कार्बन 14 विधि क्या है? तो वस्तुओं के आयु पता करने की जो है एक विधि है कि कौन सी वस्तु कितनी पुरानी है और कौन सी वस्तु जो है कितनी नई है। यदि किसी वस्तु में कार्बन की मात्रा अधिक पाई जाती है तो वो क्या है बच्चा जी, तो वो उतना ही जो है पुराना है, और उसमें कम अगर पाई जाती है तो वो उतना ही नया है। आप क्या कहेंगे कि कार्बन 14 एक जो है वैज्ञानिक जो है पद्धति है, विधि है, जिसमें पुराने अवशेषों को यानी राजा महाराजा के जो सामान मिलता है छूटा हुआ, वो पुराने अवशेषों की आयु को जो है पता लगाया जाता है कि कितना साल पुराना चीज है, सामान है। ठीक है, इसमें जो है रेडियोधर्मी कार्बन 14 तत्व के क्षय की दर के आधार पर वस्तुओं की जो है अनुमानित तिथि जो है ज्ञात की जाती है। अब आपको याद हुआ कि नहीं हुआ कि सर कार्बन 14 जो है एगो वैज्ञानिक विधि है जिसके तहत जो है पुरानी यानी पुरातात्विक अवशेषों की जो है आयु यानी उम्र की पता लगाया जाता है कि वो वस्तु कितना पुराना है, कितना साल पुराना वो हो सकता है और कितना साल नया है। बात समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा जी, क्या कहता है क्वेश्चन कि गुप्त काल के दो प्रसिद्ध मंदिर के नाम बताइए। पता है जी, गुप्त काल के जो है दो गो प्रसिद्ध का है मंदिर, तो पहला है देवगढ़ के दशावतार मंदिर और दूसरा है भीतरी गांव का प्रमुख मंदिर, भीतरी गांव का मंदिर। ठीक है, बता देंगे आप सभी कि सर देवगढ़ के जो है गुप्त काल के जो है दो गो प्रसिद्ध मंदिर है, पहला है सर देवगढ़ का दशावतार मंदिर और दूसरा है भीतरी गांव का मंदिर। ठीक है, बहुत बढ़िया। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किताब उल हिंद की दो विशेषताओं का जो है उल्लेख कीजिए। बताइए जी,
किताब उल हिंद को जो है किसने लिखा था? अलबरूनी लिखा था। पता है ना, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा। तो बताइए, किताब उल हिंद अलबरूनी द्वारा जो है रचित ग्रंथ है, लेकिन पूछा है कि एकर दू गो विशेषता बतावेला है। तो पहली विशेषताओं में जो है क्या है, तो ये जो है भारतीय समाज के ऊपर है, धर्म के ऊपर है, विज्ञान के ऊपर है और परंपराओं का निष्पक्ष जो है वर्णन है। अब बता सकते हैं आप? नहीं बता सकते हैं। आइए जी, लिखेंगे कि किताब उल हिंद जो है अलबरूनी द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है, जिसकी विशेषता ये है कि ये सामाजिक जो है, मतलब कि आप कहेंगे कि ये भारतीय समाज के बारे में है, ये भारतीय धर्म के बारे में है और भारतीय परंपराओं का जो है निष्पक्ष ज्ञान जो है इसमें जो है शामिल है। किसमें? किताब उल हिंद में है भाई। चलिए, यह ग्रंथ लेखक के वैज्ञानिक दृष्टिकोण और गहन अध्ययन को जो है दर्शाता है कि लेखक जो है भारत के बारे में क्या सोचता है और भारत के बारे में उसे क्या जानकारी है। आइए, सहायक संधि से जो है आप क्या समझते हैं? बड़ी अच्छा क्वेश्चन है। सहायक संधि से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, सहायक संधि जो है लॉर्ड बेलेजली द्वारा लागू की गई एक नियम था, नीति था। इसके अंतर्गत भारतीय शासकों को ब्रिटिश सेना जो है रखनी पड़ती थी और उसका खर्च जो है देना पड़ता था। बदले में उनकी स्वतंत्रता जो है सीमित होती थी। आप नहीं समझे होंगे? नहीं समझे तो आइए समझाते हैं। सहायक संधि क्या है? भारत के अगर कोई राजा है तो उस राजा को जो है अंग्रेज वाला सेना अपने यहाँ जबरदस्ती रखना पड़ता था। मतलब भारत के मान के चलो कि हम राजा हैं, हमको जो है अंग्रेज सेना रखे के मन नहीं है, लेकिन सहायक संधि में का निर्णय लिया गया कि अगर कोई भारतीय शासक है तो उसको अंग्रेजी सेना रखे पड़ेगा और उसको जो है खर्चा देना पड़ेगा सेना का, ठीक है, और सेना जो है उसकी मदद करेगी। बात समझ गए? यही है सहायक संधि। चलिए, क्वेश्चन है कि पलासी का युद्ध कब और किसके मध्य लड़ा गया? आपको भी पता है कि सर पलासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 को, ठीक है, पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को लड़ा गया। किसके किसके बीच हुई थी? तो अंग्रेजों के तरफ से रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। पता ही है। आपसे पूछा कि बताओ पलासी का युद्ध कब हुआ? आप क्या कहेंगे? 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध हुआ। किसके किसके बीच हुआ? तो अंग्रेज के रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के जो है नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, ठीक है। इस युद्ध में जो है भारत में अंग्रेजी सत्ता की नींव जो है पड़ी थी, मतलब अंग्रेज जो है भारत में आ गया था। चलिए, क्वेश्चन है, आईने अकबरी के अनुसार भूमि को किन किन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? आपको पता है कि आईने अकबरी के अनुसार जो है भूमि यानी जमीन को 4 गो भाग में बांटा गया है। पहला है पोलज, दूसरा है परौती, उसके बाद चाचर और उसके बाद बंजर। बात समझ गए? ये 4 प्रकार की जो है का है भूमि है। बात समझ गए जी? चलिए, बहुत बढ़िया। अब जो है आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन जितना पूछेगा बस उतना ही आंसर देना है। क्वेश्चन पूछा, आईने अकबरी के अनुसार भूमि को किन किन वर्गों में विभाजित किया गया था? तो हम आंसर का लिखेंगे कि आईने अकबरी के अनुसार भूमि को पोलज, परौती, चाचर और बंजर वर्गों में विभाजित किया गया था। बात खत्म। आइए, क्वेश्चन का कहता है कि अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ? एक पूछे वाला क्वेश्चन है जी। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को सिंध के उमरकोट नामक स्थान पर हुआ था। उस समय जो है उनके पिता हुमायूं जो है निर्वासन में थे। लेकिन क्वेश्चन तो यही पूछा है, अकबर का जन्म कब हुआ था? अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था और उमरकोट नामक स्थान पे हुआ था। बात खत्म। क्वेश्चन देखिए, मुगल दरबार में प्रचलित अभिवादन के 2 जो है तरीकों का उल्लेख कीजिए। अभिवादन मतलब होता है किसी का स्वागत करना। तब बताओ लड्डू, मुगल दरबार में जो है 2 प्रकार, मतलब है तो ऐसे 4 प्रकार के, लेकिन अभिवादन के 2 गो तरीका बतावेला है। तो पहला है सिजदा। सिजदा में क्या होता है?
देखिए मुगल दरबार में जो है दो गो जो है अभिवादन के तरीका है, एगो सिजदा है और एगो पाबोस है। अब सिजदा में क्या होता है, तो सम्राट के सामने झुक करके जो है भूमि को जो है स्पर्श किया जाता है। सिजदा मतलब जैसे मुस्लिम लोग कैसे जो है नमाज पढ़ते हैं तो ऐसे झुक जाते हैं, वैसे ही राजा के जो है झुक करके जो है प्रणाम करना पड़ता था। अब पाबोस में क्या होता था कि राजा के पैर को चूम करके प्रणाम किया जाता था। ठीक है, चलिए, तो ये जो है दूगो जो है अभिवादन के तरीका था। आइए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि गोपुरम से आप क्या समझते हैं। बच्चा जी गोपुरम से आप क्या समझते हैं? शादी ब्याह में देखे हैं गेट वगैरह कि दुआरी लगने के लिए जो है वो गेट बनता है, नहीं देखा है सब जी? एकदम ऐसा जो है गेट बनता है दुआरी लगने के लिए, लाइट बाजा जो है एकदम ऐजा लाइट लगेगा, ऐजा भी जो है एकदम लाइट लगेगा, तो वही गोपुरम है। अब कहेंगे कैसा गोपुरम है, तो जब आप साउथ में जाएंगे यानी दक्षिण भारत में जाएंगे, जैसे चेन्नई, तमिलनाडु, केरल, तो भारत के दक्षिण में जाएंगे तो इन राज्यों में जो है मंदिरों के बड़े बड़े गेटों को ही जो है गोपुरम कहा जाता है, जो अन्य अन्य कलाकृतियों से जो है सजाई रहती थी। अब आप लिख देंगे कि गोपुरम क्या है, तो दक्षिण भारत के मंदिरों के जो है मेन गेट को हम लोग गोपुरम कहते हैं। बात समझ गए? चलिए जी, क्वेश्चन क्या है, अब आगे बढ़ते हैं कि भाई विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले किन्हीं दो गो वंश के नाम बताइए। पता है विजयनगर साम्राज्य पे शासन करने वाले दो गो वंश कौन थे? तो एगो संगम वंश थे और एगो तुलुब वंश थे। बात खत्म। विजयनगर साम्राज्य पे शासन करने वाले दो गो जो है वंश के नाम बताना है, एगो संगम वंश और एगो तुलुब वंश। बात हो गई खत्म। आइए क्वेश्चन आगे देखते हैं कि लिंगायत समुदाय की दो विशेषताएं बताइए। बच्चा जी लिंगायत समुदाय की जो है दो गो विशेषता क्या होगी? पहली विशेषता है कि यह समुदाय जो है शिव भक्त होता था और जाति प्रथा का जो है विरोध करता था। ठीक है, दो विशेषता का है लिंगायत समुदाय की दो गो विशेषता। लिंगायत समुदाय की दो निम्नलिखित विशेषताएं हैं। लिंगायत समुदाय के लोग जो है शिव के भक्त होते थे पहला। दूसरा लिखेंगे कि लिंगायत समुदाय के लोग जो है जाति प्रथा का विरोध करते थे। ठीक है, चलिए, और इनके अनुयायी लिंग धारण करते थे। ये जो है आगे क्वेश्चन जितना कहा उतना आंसर मार के आगे बढ़िए जी। हड़प्पा सभ्यता की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कर सकते हैं क्या आप? बिल्कुल कर सकते हैं कि सर हड़प्पा सभ्यता में क्या था, तो सुव्यवस्थित नगर योजना था। मतलब जो हड़प्पा सभ्यता में जो शहर था एकदम सिटी की तरह था, जैसे पटना सिटी कैसे एकदम चकाचक जो है, आइएगा पटना रेलवे स्टेशन पे चाहे पटना आइएगा तो देख के लगेगा कि अरे शहर है, जैसे मुंबई, दिल्ली, तो वैसे ही जो है हड़प्पा सभ्यता की पहली विशेषता थी कि सुव्यवस्थित जो है नगर योजना थी, और दूसरी थी कि विकसित जल निकास प्रणाली था। विकसित जल निकास प्रणाली क्या था? तो भाई नालियों को जो है पक्की ईंटा से बना दिया गया था, उसके बाद नालियों को ढक दिया गया था, और घर से पानी डायरेक्ट नाली में जाता था और नाली से बाहर चला जाता था। ठीक है, तो क्या था? सुव्यवस्थित नगर योजना थी और विकसित जल विकास प्रणाली थी हड़प्पा सभ्यता की दो गो जो है मेन विशेषता। ठीक है जी। बहुत सारे बच्चे जो है आपके गांव में और शहर में जो है क्या बोलते हैं 12th आर्ट्स की तैयारी करेंगे, तो आप अगर आपको अच्छा लगता है, क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में, तो आप अपने भाइयों या बहनों को जो है सजेस्ट कर सकते हैं कि एगो सनी सर भी है जो पढ़ाते हैं, तनी मनी बढ़िया पढ़ाते हैं। आइए क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने और कब की थी? किसी को पता है? बाबू पाटलिपुत्र की स्थापना जो है मगध के शासक अजात शत्रु ने जो है लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो है की थी। बता देंगे। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो है मगध के शासक अजात शत्रु ने जो है लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की थी। बात खत्म। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आइए स्क्रीन पे देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चा जी कि 1857 की क्रांति में भाग लेने वाली किन्हीं दो महिलाओं के नाम बताइए। क्या बताएंगे?
रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल। दूगा आपको याद है कि नहीं याद है जी? चलिए लिख देंगे ना। 1857 की क्रांति में भाग लेने वाली प्रमुख महिलाओं में झांसी की रानी जिसका नाम था लक्ष्मीबाई और दूसरी थी बेगम हजरत महल। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। बिहार में 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले किन्हीं दो के नाम बताइए। यानी 1857 में जो क्रांति हुआ तब बिहार से जो है कौन कौन दो लोग भाग लिए उसका नाम बतावेला है। तो पहला थे भाई बाबू कुंवर सिंह और दूसरा थे अमर सिंह। आप क्या लिखेंगे आंसर कि बिहार में 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले प्रमुख नेताओं में बाबू कुंवर सिंह और अमर सिंह थे। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा जी आपके स्क्रीन पे आएंगे कि 1857 की क्रांति के जो है तात्कालिक कारण क्या था बच्चा जी? 1857 के क्रांति के जो है तात्कालिक कारण था बच्चा जी कि चर्बी वाला कारतूस। कारतूस मतलब होता है बंदूक के गोली। बंदूक के गोली को कारतूस कहते हैं। मतलब भारत के लोगों को बताया गया कि जो अंग्रेजवन बंदूक में गोली डाल रहा है वो गोली जो है गाय के चर्बी से बनल है। तो हमनी के हिंदू धर्म गाय को माता मानते हैं। तो हिंदू धर्म को बुरा लगा कि अरे भाई हमनी के माँ के जो है चर्बी से जो है ये बंदूक के गोली बना रहा है, चलो इसका विरोध करते हैं। तो उसी के विरोध में जो है 1857 की क्रांति शुरू हुई। क्या कहेंगे? 1857 की क्रांति के तात्कालिक कारण रहा चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग और उसके बाद सैनिकों को संदेह था। पहला चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग था तो यह आप कह सकते हैं। और सैनिकों का संदेह था कि गाय और सूअर की चर्बी लगी है जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई और विद्रोह जो है भड़क गया। ये जो है आप बना करके इतना लिखेंगे तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए जैन धर्म में 5 महाव्रत क्या थे? बताओ जी। जैन धर्म में 5 महाव्रत क्या थे? पहला था अहिंसा, दूसरा था सत्य और तीसरा असत्य और चौथा ब्रह्मचार्य और 5वां अपरिग्रह। अहिंसा मतलब कि जैन धर्म को लोगों को सिखाया जाता है कि भाई किसी से कभी भी लड़ाई नहीं करना है। ठीक है। दूसरा है सत्य हमेशा बोलना है, असत्य नहीं बोलना है, ब्रह्मचार्य रहना है मतलब विवाह नहीं करेला है। उसके बाद अपरिग्रह मतलब घर को त्याग देना है। ठीक है, चलिए तो ये सब है। आइए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कहता है बच्चा जी कि बुद्ध के संदेश भारत के बाहर किन किन देशों में फैला? बता सकते हैं क्या कि बुद्ध के संदेश मतलब मैसेज जो है भारत में तो फैला ही फैला, भारत के अलावा कौन कौन देश में फैला? तो आप कहेंगे सर कि भारत के अलावा जो है श्रीलंका में, चाइना में बहुते फैला बौद्ध धर्म जो है, बुद्ध के संदेश जो है भारत के अलावा पहले श्रीलंका में गया, श्रीलंका से जो है फिर चाइना में गया, अब जो है बहुत देश में चला गया है, जैसे कि जापान में, कोरिया में, दक्षिण पूर्व एशिया में भी अब पहुंच गया है। आप इसका आंसर क्या लिखेंगे कि बुद्ध के संदेश जो है भारत के अलावा भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में पहुंचा, उसके बाद चाइना में पहुंचा, उसके बाद जो है दक्षिण पूर्व एशिया में भी जो है पहुंच गया, जैसे आप कह सकते हैं जापान, कोरिया। ठीक है, आइए जैन धर्म और बौद्ध धर्म में जो है 4 गो समानता बताना है कि जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में 4 गो समानता क्या है, बता सकते हैं क्या आप? बिल्कुल बता सकते हैं कि सर जैन धर्म के लोग भी अहिंसा चाहते हैं और बौद्ध धर्म के लोग भी, मतलब जैन धर्म और बौद्ध धर्म में सिखाया जाता है कि आपको लड़ाई नहीं करना है। ठीक है, अहिंसा चाहते हैं। दूसरा कर्म सिद्धांत मतलब हमेशा आपको कर्म करना है। तीसरा पूर्ण जन्म में विश्वास, यानी इन लोगों को बताया जाता है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के लोगों को कि आपका जो है दोबारा जन्म होगा इस पृथ्वी पे। उसके बाद वेदों की सत्ता का विरोध है, यानी वेदों की सत्ता का विरोध मतलब कि वेद पुराण जो है इन लोगों को जो है नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, चलिए तो आप बता सकते हैं
कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में 4 गो समानता क्या है। पहला समानता है कि ये लोग अहिंसा के पुजारी हैं। जैसे गांधी जी थे, एक तावर मारेगा तो वो 2 गो गाल दे देते थे कि ले 2 तावर मार। तो ऐसे ही जैन धर्म और बौद्ध धर्म में जो है अहिंसा जो है सेम था, कर्म सिद्धांत सेम था, उसके बाद जो है पूर्ण जन्म में विश्वास दिलाया जाता था, और चौथा था भाई कि ये लोग जो है वेद की सत्ता का जो है विरोध करते थे, मतलब वेद वगैरह जो है ये सब नहीं पढ़ते थे। आइए, इतिहासकार नेपोलियन ने समुद्रगुप्त की तुलना क्यों करते हैं। आप सुने होंगे कि भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है, सुने हैं कि नहीं। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। आखिर जो इतिहासकार हैं, इतिहासकार मतलब कि इतिहास को लिखने पढ़ने वाले लोग, तो इतिहासकार जो हैं नेपोलियन से समुद्रगुप्त की तुलना काहे करते हैं भाई, रीजन क्या है। तो रीजन सुनिए, नेपोलियन जो है एक महान राजा था, और नेपोलियन आज तक जौन युद्ध लड़ा है वो हारता नहीं था, हर एक युद्ध में जीत करके आता था और दुश्मन को जो है एकदम गर्दा गर्दा करके आता था, जिसे आप एग्जाम में गर्दा गर्दा करके आ रहे हैं। तो वैसे ही भारत में वो आदमी पैदा हुआ जिसका नाम समुद्रगुप्त रखा गया। ठीक नेपोलियन की तरह जो है उसका दिमाग था, और नेपोलियन की तरह ही युद्ध करता था, और समुद्रगुप्त भी जो है कोनो युद्ध में जो है पराजित नहीं हुआ। इसी कारण इतिहासकार जो है कहते हैं कि भारत के नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त है, और नेपोलियन से तुलना जो है समुद्रगुप्त की जाती है। बात समझ में आया। चलो एक बार पढ़ लेते हैं, का लिखल है कि इतिहासकार समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से उसकी सैन्य विजय, मतलब सैनिकों से जो है वो हमेशा सैनिकों पे विजय प्राप्त करते थे, दूसरे के सैनिक पे, ठीक है। और समुद्रगुप्त ने अनेक अभियान चलाए, विशाल साम्राज्य स्थापित किया, उनकी वीरता और रणनीति से उन्हें महान विजेता बनाती है। हम समझाएं तो वो वाला समझ में आया कि ये समझ में आया। हमने आपको यही समझाया ना कि नेपोलियन एक महान राजा था जो युद्ध लड़ने जाता था तो कोई भी युद्ध हरबे नहीं करता था, हमेशा जीत के आता था। तो इसे ही भारत में वो आदमी आया समुद्रगुप्त, जो युद्ध जो है बहुत सारा लड़ा और सब युद्ध में जीत के आया। तो वो अपने विजय के कारण जो है दोनों का जो है समान मिल रहा था गुण, तो इतिहासकार कहें कि भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त है। आइए, झूम की खेती क्या है बच्चा जी। झूम की खेती होता है कि झूम झूम के 2-4 साल ऐजा खेती किए, फिर झूम झूम के 2-4 साल हो जा खेती किए, मतलब जंगलों को काट करके जो है, ये ज़्यादातर जो है झारखंड के लोग में आदिवासी लोग जो है करते हैं कि जंगल को, जैसे जंगल को काट करके जो है 2-3 साल वहाँ खेती करते हैं, और फिर वहाँ से किसी दूसरे जगह जाते हैं, फिर वहाँ के जंगल काट के फिर वहाँ 2-3 साल खेती करते हैं, और फिर दूसरे जगह जाते हैं, फिर जो है वहाँ जंगल काट करके 2-3 साल के खेती करते हैं, और फिर जो है ऐसे ही चलते रहता है, जिसके कारण नाम पड़ गया कि लोग जो है झूम झूम के खेती करता है। मतलब झूम झूम मतलब 2-3 साल हो जा, फिर 2-3 साल हो जा, फिर 2-3 साल हो जा, ठीक है। तो झूम खेती एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि है जो उत्तर पूर्व भारत में प्रचलित है। इसमें जंगल को जला करके या काट करके भूमि साफ की जाती है, और कुछ वर्षों तक खेती करने के बाद दूसरी जगह पे जो है चला जाते हैं लोग। बात समझ गए। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे बच्चा जी कि संथाल विद्रोह कब आरंभ हुआ और इसके नेता कौन थे। बउआ वाला क्वेश्चन पूछा कि सर संथाल विद्रोह 1855 में आरंभ हुआ था, और इसके नेता जो है कौन थे, सिंधु और कान्हू थे, ठीक है। संथाल विद्रोह कब हुआ जी, 1855 में हुआ, और इसके नेता जो है सिंधु और कान्हू थे, ठीक है। चलिए, अच्छा ये काहेला संथाल विद्रोह हुआ था, तो ये जो अंग्रेजवन था, अंग्रेजवन के जो है विरोध करने के लिए हुआ था, ठीक है। चलिए, तात्या टोपे कौन था और उसकी मृत्यु कैसी हुई। तो तात्या टोपे जो है 1857 की क्रांति के प्रमुख सेना के नायक थे, मतलब सेना के लीडर थे, मेजर कह सकते हैं। मेजर मतलब सेना में जो मेन लीडर होता है, जैसे नहीं मान के चलो कि 50 गो सेना है, जैसे स्कूल में मॉनिटर समझता है सब, वैसे ही जो है सेना के लीडर को सेना नायक बोला जाता है, ठीक है। तो तात्या टोपे कौन थे, तो 1857 की क्रांति के प्रमुख सेना नायक थे, और वह लक्ष्मीबाई के सहयोगी थे। अंग्रेजों द्वारा जो है पकड़े जाने के बाद उन्हें 1859 में जो है फांसी दे दी गई। समझ ही रहे हैं आप,
1857 के जो है क्रांति में सेना के नायक जो है तात्या टोपे थे और वो रानी लक्ष्मीबाई के जो है सहयोगी थे। ठीक है, जब उन्हें अंग्रेजों ने पकड़ा तो 1859 में जो है उनको फांसी दे दिया गया। ठीक है, आइए क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली की दो विशेषता बताइए। नहीं बता सकते हैं जी कि हड़प्पा सभ्यता की पहली जल निकासी की विशेषता थी कि पक्की ईंट से जो है पक्की नालियां बनाई गई थी और नालियों को ऊपर से ढक दिया गया था, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता कि उस गंदे पानी को जो है भाई नालियों के सहारे प्रवाहित किया जाता था। ठीक है, देखिए लिखल भी होगा कि हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली अत्यंत उन्नत थी, नालियां पक्की ईंटों से बनी थी और ढक्कन से जो है ढकी रहती थी, घरों का गंदा पानी सीधे नाली में जो है जाता था। अब यहाँ पे कहेंगे सर हमारा नहीं समझ में आया, आइए समझाते हैं जी कि हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली की दो विशेषता थी। पहली कि वहाँ की जो जल निकासी प्रणाली में नालियां जो थी पक्की ईंट से पक्का बनाया गया था। ठीक है, और दूसरा कि उन नालियों को जो है ऊपर ढक्कन से ढक दिया गया था। ठीक है, जिससे घरों का पानी डायरेक्ट नाली से जो है बाहर निकल जाता था। आइए क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे है बच्चा जी। क्वेश्चन कहेगा कि लोथल कहाँ है, इतिहास अध्ययन में जो है इस स्थान का क्या महत्व है। कोई बता सकता है लोथल कहाँ है? अरे आप कहेंगे इतना आसान क्वेश्चन सर। लोथल गुजरात में स्थित है और एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल है। यह प्राचीन बंदरगाह के लिए जो है प्रसिद्ध है। यहाँ गोदी अवशेष मिले हैं जो सिंधु सभ्यता के समुद्री व्यापार को दर्शाते हैं। याद रखेंगे आप, क्वेश्चन का पूछा लोथल कहाँ है, लोथल गुजरात में है। इतिहास लेखन में इस स्थान का क्या महत्व है, तो इतिहास लेखन में इस स्थान का जो है बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि प्राचीन बंदरगाह के लिए जो है ये प्रसिद्ध है भाई लोथल। और यहाँ जो है गोदी के अवशेष मिले हैं, यहाँ पे गोदी के अवशेष मिले हैं जो सिंधु सभ्यता से के समुद्री व्यापार को जो है दर्शाते हैं। अभी भी आप नहीं समझे जी, ये तो समझ गए कि लोथल कहाँ है, लोथल गुजरात है। इसका अध्ययन में जो है क्या स्थान है, मतलब लोथल के बारे में लोग काहेला पढ़ते हैं, तो लोथल के बारे में लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि लोथल से जो है जानकारी मिलता है कि पहले के जो है आदमी समुंदर से व्यापार कैसे करता था। क्योंकि लोथल जो है वो बंदरगाह है, बंदरगाह किसे कहते हैं, तो जहाँ पे जहाज से सामान आता है उतरता है और जहाँ पे सामान चढ़ाया जाता है। जहाज किसको बोलते हैं, जो पानी में चलता है। एरोप्लेन ऊपर ऊपर चलता है जिसको वायुयान बोलते हैं। ठीक है, हमनी के गांव में जो है ऊपर ऊपर चले वाले को जहाज बोलते हैं कि देख देख जहाज जाई थे। नहीं, वो जहाज नहीं, वो एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर है जिसको वायुयान बोलते हैं। ठीक है लड्डू, जहाज पानी में चलता है। आइए क्वेश्चन है, उपनिवेशवाद का क्या अर्थ है, किसी को पता है उपनिवेशवाद का क्या अर्थ है? तो समझिए उपनिवेशवाद का क्या अर्थ है। उपनिवेशवाद वह व्यवस्था है जिसमें एक शक्तिशाली देश दूसरे कमजोर देश पे राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जो है नियंत्रण स्थापित कर लेता है और इसमें उपनिवेश का शोषण कर शासक देश अपने हित की पूर्ति करता है। नहीं समझ रहे होंगे आप, चलिए समझाते हैं। मान के चलिए कि भारत एगो मजबूत देश है और नेपाल एगो कमजोर देश है, मानेला है। तब भारत का किया कि नेपाल पे कब्जा कर लिया, नेपाल में धीरे धीरे जो है अपन राजनीति कर लिया, नेपाल में जो है धीरे धीरे अपन पैसा के चलन कर लिया और धीरे धीरे नेपाल में जो है भारत के लोग बसने लगे। अब कुछ दिन बाद जो है नेपाल भारत में मिल गया, अब जो है नेपाल खत्म और भारत भारत भारत। यानी आप समझ गए उपनिवेशवाद क्या है। तो उपनिवेशवाद जो है एक व्यवस्था है जिसके तहत एगो शक्तिशाली देश जो है कोनो कमजोर देश पे जो है राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से कब्जा करके उसको हथिया लेता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कहता है आगे समझिए कि कमल महल कहाँ है, इसका उपयोग क्या था। देखिए जी,
कमल महल कहाँ है, किसी को पता है? तो कमल महल जो है हम्पी में स्थित है। इसका उपयोग जो है विजयनगर काल में शाही विश्राम स्थल के रूप में किया जाता था। इसकी वास्तुकला हिंदू और इस्लामी शैली का शुद्ध सुंदर मिश्रण है। कमल महल कहाँ है जी? तो कमल महल जो है हम्पी में है। कमल महल का उपयोग जो है राजा लोग जो है आराम करने के लिए करते थे, विश्राम करने के लिए, सोने के लिए, आराम करने के लिए। बात समझ गए? तो अब लिख देंगे कमल महल जो है क्या है, कमल महल कहाँ है? तो कमल महल हम्पी में है। और इसका उपयोग जो है शासक यानी कि राजा लोग जो है आराम करने के लिए, विश्राम करने के लिए करते थे, क्योंकि ये बड़ी सुंदर बनाया गया था। आइए क्वेश्चन है, विशाल अन्नागार का पर टिप्पणी लिखें। अन्नागार मतलब समझते हैं ना, जहाँ पे अन्न का भंडार हो। ठीक है, आइए जी, विशाल अन्नागार पे कुछ टिप्पणी हम लोग कर देते हैं। विशाल अन्नागार जो है हड़प्पा सभ्यता की एक महत्वपूर्ण संरचना थी। इसका उपयोग अनाज के भंडार के लिए जो है किया जाता था। इससे यह स्पष्ट होता था कि उस समय कृषि उत्पादन और प्रशासनिक व्यवस्था जो है विकसित थी। अब आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? देखिए, विशाल अन्नागार पे वो टिप्पणी लिखेला है, तो कहिएगा कि विशाल अन्नागार जो है हड़प्पा सभ्यता का एगो महत्वपूर्ण स्थान था, जिस स्थान पे जो है अनाज जो है अंग्रेज इकट्ठा करके रखते थे। अब ये अनाज जो है लगान के रूप में वसूल करके रखा जाता था। लगान मतलब टैक्स के रूप में वसूल करके रखा जाता था। आज जब राजा को लगता था कि कमी हो गया है लोगों में जो है अनाज का, तो यह अनाज को फिर जो है बांट भी दिया जाता था। ठीक है, तो अन्नागार जो है क्या है, समझ गए? अन्नागार जो है एक हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख स्थान है, संरचना है, जिसमें जो है अनाज को इकट्ठा करके रखा जाता था, किसानों से जो लगान के रूप में वसूला जाता था। ठीक है, चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता में शवों के दाह संस्कार के कितने प्रकार थे? आपको पता है? अब जो है अगर हमनी के में से कोई मर जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? हमनी में से जो है अगर हिंदू धर्म में मरता है तो जला दिया जाता है, और मुस्लिम धर्म में मरता है लोग तो मिट्टी में गाड़ दिया जाता है, मतलब दफना दिया जाता है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में हमनी के तभी दुए को देखे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में 3 तरीके से होता था। कैसे कैसे? तो सिंधु घाटी सभ्यता में 100 संस्कार जो है 3 प्रकार में होता था। 100 संस्कार मतलब 100 को संस्कार मतलब समझ लेना, 100 मतलब लाश। ठीक है, तो 100 संस्कार के 3 प्रकार प्रचलित थे। पहला पूर्ण दफन। पूर्ण दफन में पूरा शरीर मिट्टी में गड्ढा खोन करके गाड़ दिया जाता था। आंशिक दफन मतलब लाश को जो है ऐसे ही छोड़ दिया जाता था। चील कौआ आधा खाता था, आधा जो है मिट्टी में जो बचता था उसको गाड़ दिया जाता था। तो इसे आंशिक दफन। आंशिक दफन मतलब जो चील कौआ छोड़ दिया, हड्डी उड्डी, उसको गाड़ दिया जाता था। और तीसरा था दाह संस्कार, मतलब आग में जला दिया जाता था। ठीक है, तो समझ गए? चलिए जी, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा जी, कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा? अरे यार, कलिंग युद्ध का भीषण हिंसा ने अशोक पर गहरा से प्रभावित हुआ। इसके बाद जो है उसने हिंसा त्याग करके बौद्ध धर्म को अपना लिया, और अशोक ने धम्म नीति के माध्यम से शांति और करुणा और नैतिकता का प्रचार किया। भाई, कलिंग युद्ध से जो है अशोक सुधर गया। बस इतना याद रखिए कि कलिंग युद्ध हुआ तो अशोक पे क्या प्रभाव पड़ा, तो अशोक सुधर गया। कैसे सुधरा? तो कलिंग युद्ध हुआ जिसमें भीषण हिंसा हुई, मतलब बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे जो है जानवर आदमी मरे उसमें, जिसके कारण जो है अशोक बहुत प्रभावित हुआ। और उसने सोचा कि भाई अब हम हिंसा त्याग देंगे, मतलब लड़ाई झगड़ा मार काट नहीं करेंगे, उसको त्याग देंगे। और अशोक ने धम्म की नीति अपनाई, धम्म का नियम बनाया, जिसमें जो है लोगों में शांति बनी रहे, लोगों में दया बनी रहे। करुणा मीन्स लोगों का दया करेंगे, मदद करेंगे, और लोगों में नैतिकता बना रहे। ठीक है, बताइए जी, गांधी जी के जीवन के निम्नलिखित 4 वर्ष, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ जी, कौन कौन बताएगा? जल्दी जल्दी बताओ। गांधी जी ने जो है 1915 में क्या किया? तब भाई भारत वो वापस आए थे, अफ्रीका से भारत वापस आए थे। 20 में क्या किए थे?
20 में असहयोग आंदोलन शुरू किए थे, 30 में क्या किए थे, तो 30 में डांडी मार्च किए थे, नमक कानून, ठीक है। और उसके बाद 48 में 30 जनवरी 1948 को उनका जो है नाथूराम गोडसे के तहत जो है गोली मार दिया गया था, ठीक है। तो आपको याद है ना, पूछेगा कि 1917 में क्या किए थे, चंपारण, 1942 में क्या किए थे, भारत छोड़ो, तो ये सब तुम लोग तो बता सकते हो यार। आइए, क्वेश्चन है कि कम्युनल अवार्ड जो है क्या था। कम्युनल अवार्ड जो है 1932 में ब्रिटिश सरकार द्वारा घोषित एक योजना थी। इसके अंतर्गत विभिन्न समुदाय को जो है पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिए गए। इसका उद्देश्य सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा देना था। देखिए, कम्युनल अवार्ड, अवार्ड मतलब पुरस्कार देना, तो कम्युनल अवार्ड जो है 1932 में अंग्रेज द्वारा जो है देने की घोषणा की गई। कम्युनल अवार्ड जो है 1932 में अंग्रेजों के द्वारा देने की घोषणा की गई। इसके अंतर्गत क्या होता था, तो जाति के आधार पर क्षेत्र को बांट दिया गया कि तुम हई जाति के है, ई धर्म के है, तो तू एन्ने से ओन्ने रहेगा। जैसे गांव में कैसे होता है, चमर एन्ने है तो बाभन टोली ओन्ने है, तो राजपूतान टोला ओन्ने है, तो अहिर टोली एन्ने है। ये सब सुना है कि नहीं सुना है? सब हम तो सुने हैं भाई, हम भी जो है गरीब परिवार से हैं, तो समाज देख रहे हैं, ठीक है। तो वैसे ही क्या हुआ कि कम्युनल अवार्ड जो 1932 में ब्रिटिश सरकार द्वारा घोषित हुआ, तो इसके अंतर्गत जो है समुदायों को, समुदाय मतलब जातीय धर्म के आधार पे जो है पृथक मतलब अलग कर दिया गया और निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया। निर्वाचन क्षेत्र की तू अपन अपन जो है समुदाय को संभालेगा। और इसका उद्देश्य था सांप्रदायिक विभाजन, मतलब जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे लोगों को बांट देना। किसका उद्देश्य था? कम्युनल अवार्ड का उद्देश्य था। आइए, क्वेश्चन है बच्चा जी कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स मिशन जो है अगर पूछेगा कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, ये क्वेश्चन जो है वो वाला वीडियो में हम करवाए हैं। देखो, दोनों वीडियो देखना है, तब भी जाके 15 क्वेश्चन आपके आएंगे। इससे पहले 30 क्वेश्चन हमने करवाए हैं, 10-15 दिन पहले का वीडियो है, और आज का 50 क्वेश्चन, दोनों मिला के 80 क्वेश्चन, 80 में से 15 फंस जाएंगे, ठीक है। देखो, क्रिप्स मिशन भारत कब आया, इस मिशन के अध्यक्ष कौन थे? आप कहेंगे कि क्रिप्स मिशन भारत 1942 में भारत आया था जी, और इसके अध्यक्ष जो है सर स्टोफेड क्रिप्स थे। इस मिशन का उद्देश्य जो है भारत को डोमिनियल स्टेटस देने का प्रस्ताव था, ठीक है जी। क्या कह सकते हैं कि क्रिप्स मिशन जो है 1942 में आया था सर, और इसके जो है अध्यक्ष थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, ठीक है। और इस मिशन का उद्देश्य था कि भारत को जो है स्वतंत्रता देना। चलिए आगे, बाबू कुंवर सिंह कौन थे? 1857 की क्रांति का नेतृत्व पटना में किसने किया था? अरे लड्डू नहीं बता सकता है बाबू कुंवर सिंह कौन थे? तो अनिए के आरा जिला के थे यार। तब बाबू कुंवर सिंह जो है 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता थे, और वे बिहार के वीर योद्धा थे। क्या कहेंगे कि बाबू कुंवर सिंह जो है 1857 के क्रांति के प्रमुख नेता थे, और वो बिहार के वीर योद्धा थे। पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन किया था? तो आप कहेंगे कि पटना में जो है पीर अली ने जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। कौन? पीर अली। चलिए जी, क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम रेल कब चली थी? पता ही है तुम्हें, 16 अप्रैल 1853 को। किन दो स्टेशन के बीच में चली थी? तो अगर शहर पूछेगा तो मुंबई से थाने, लेकिन स्टेशन पूछा है तो क्या बताओगे? मुंबई के बोरिंदर स्टेशन से थाने स्टेशन के बीच में चली थी। बता दोगे कि सर भारत की सर्वप्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 को चली थी। कहाँ? तो मुंबई के बोरिंदर से थाने के स्टेशन तक चली थी। चलिए, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन है, सर एडविन लुटियंस कौन थे? किसी को पता है? आप बताइए सर। आइए जी, सर एडविन लुटियंस जो है एक प्रसिद्ध वस्तुकार थे, ठीक है। उन्होंने नई दिल्ली की योजना बनाई, और राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के उनकी प्रमुख कृतियां हैं जो औपनिवेशिक स्थापत्य कला को दर्शाती है। देखिए, सर एडविन लुटियंस जो है एक ब्रिटिश वस्तुकार थे। वस्तुकार मतलब समझते हैं? अरे घर के ऊपर जो है डिजाइनिंग करना वस्तुकार कहलाता है,
ठीक है, जैसे आप ताजमहल देखिए, इंडिया गेट देखिए, देखिएगा तो उस पर डिजाइनिंग वजाइनिंग किया गया है। तो जो डिजाइनिंग करता है उसको वास्तुकार बोलते हैं। बात समझ में आती है? चलो बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन कहा है कि सर एडविन लुटियंस कौन थे? तो सर एडविन लुटियंस जो है एक ब्रिटिश वास्तुकार थे जिन्होंने नई दिल्ली की योजना बनाई थी, और राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट जो है उनकी प्रमुख कृतियां हैं, वो औपनिवेशिक स्थापत्य कला को दर्शाते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन कहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि सिंधु सभ्यता के समकालीन 2 सभ्यताओं के नाम बताइए। तो आप क्या कहेंगे कि सर सिंधु सभ्यता के समकालीन सभ्यताओं में मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता है। क्या कहेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन 2 सभ्यता के नाम बताइए। तो क्या बताएंगे? पहला मिस्र की सभ्यता और दूसरा मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, आइए क्वेश्चन है मध्यकालीन इतिहास के किन्हीं 2 प्रमुख साहित्यिक स्रोत के नाम बताइए। मध्यकालीन इतिहास के कोई 2 साहित्यिक स्रोत के नाम बताइए। पहला बताइएगा बाबरनामा और दूसरा बताइएगा अकबरनामा। कि मध्यकालीन इतिहास में अगर आपको साहित्यिक स्रोत प्राप्त करना है तो एगो अकबरनामा पढ़ लीजिए, एगो बाबरनामा पढ़ लीजिए, है कि नहीं जी? बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जी, आइए जी, क्वेश्चन है कि हर्ष वंश का संस्थापक कौन था? एगो हर्यक वंश होता है, एगो हर्ष वंश होता है, पता है ना तुम्हें? कमेंट बॉक्स में तुम बताना कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। हर्यक वंश के संस्थापक कौन था, तुम कमेंट में बता देना। हम तुमको बता देते हैं कि हर्ष वंश का संस्थापक जो है प्रभाकरण वर्धन था। और इसका कार्यकाल बताइए। तो हर्षवर्धन का शासनकाल जो है 606 से 647 ईस्वी तक रहा। उसके शासनकाल में जो है उत्तर भारत में राजनीतिक एकता बढ़ी और सांस्कृतिक उन्नति बढ़ी। बता सकते हो तुम कि सर हर्ष वंश का संस्थापक प्रभाकर वर्धन था। और हर्षवर्धन का शासनकाल जो है, क्या बताएंगे आप सभी? तो हर्षवर्धन का शासनकाल जो है 606 से 647 तक जो है रहा भाई। ठीक है, चलिए उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की प्रारंभ किसने की और उनका जीवन परिचय बताइए। ये तो आराम वाला क्वेश्चन हम तुमसे पूछ रहे हैं। ठीक है जी, बताइए उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की प्रारंभ किसने की? कहेंगे सर रामानंद ने किया, है कि नहीं? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की प्रारंभ किसने की? आप कहेंगे रामानंद ने किया। और उनका जीवन परिचय बताना है, मतलब रामानंद कैसे थे? तो वो सरल भक्ति थे, जाति भेद के विरोधी थे, मतलब जाति भेद के विरोधी थे रामानंद जी, और ईश्वर के भक्ति के समर्थक थे। रामानंद के शिष्य जो है कबीर हुए, तुलसीदास हुए। ठीक है, हिंदी में क्वेश्चन पूछा था कि नहीं पूछा था? तुलसीदास जी जो है कि तुलसीदास जी के गुरु के नाम बताओ, तो रामानंद जी। आइए क्वेश्चन है खालसा पंथ की स्थापना किसने की? सबको पता है खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में की थी। सबको पता चल गया। खालसा पंथ की स्थापना जो है गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में की थी। और खालसा पंथ का उद्देश्य क्या था? सिखों को इकट्ठा करना, मतलब सिख धर्म के लोगों को इकट्ठा करना और अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाना और लोगों में समानता बढ़ाना। ठीक है, मतलब खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने जो है कब किया? तो 1699 ईस्वी में, 1699 ईस्वी में किया। किस लिए किया? तो उनका जो है कहना था कि सिख धर्म के लोग जो हैं एकत्रित हों और जो सिख धर्म के खिलाफ बोलेगा उसके खिलाफ हम लोग आवाज उठाएंगे और अपने हक के लिए लड़ेंगे। ठीक है जी, तो ये 50 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन अभी जाकर आप देखेंगे, 10-15 दिन पहले का है। ठीक है, जैसा थंबनेल इस वीडियो का है वैसा ही थंबनेल मतलब पोस्टर जो है इस वीडियो का भी है। और एक और ऑब्जेक्टिव का आपका समस्या है, तो 1 साल पहले यानी पिछले साल में जो है हमने हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव जो है लगभग 300 करवाया है। वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, आपका ऑब्जेक्टिव जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तब बच्चा जी अब हमें दीजिए इजाजत
और आप सभी को आपकी परीक्षा के मतलब इतिहास की परीक्षा के लिए, हिस्ट्री की परीक्षा के लिए ऑल द बेस्ट, ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं परीक्षा के बाद आप सभी से एक नए सब्जेक्ट में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद आप सभी का।